1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कोई भी ऐसी चीज होगी जो, बस इस बात को ध्यान में रखना, इसको आधार बना के पढ़ना है, जो एफआर के अनुरूप नहीं है तो उसको पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा, कंसिडर्ड एज जीरो, शून्य मान ली जाएगी, कंसिडर्ड एज जीरो। तो क्या आप समझ गए, संविधान के पहले जितने भी चाहे कानून बने हो, उन कानूनों में अगर कुछ भी ऐसा था जो एफआर के असंगत है, वो क्या मान लिया जाएगा, शून्य। बात क्लियर है, बोलेगे भाई कोई दिक्कत। दूसरी बात क्या की गई यहां पे 13(2) में, अब ऐसा भी तो हो सकता है भविष्य में कोई बने, भविष्य में भी तो कोई कानून बन सकता, पहले वालों को तो हमने शून्य कर दिया, लेकिन भविष्य में कोई ऐसा कानून बना दिया गया और उस कानून में क्या बोला गया कि भाई हमारा जो आपको जीवन जीने का अधिकार आपको नहीं होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, जीवन जीने का अधिकार आपको नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, उसको क्या मान लिया जाएगा कि भैया वो आपका अब हमारे फंडामेंटल राइट के संगत नहीं है, यानी कि उसको हम अब जीरो कंसीडर करेंगे, ये पार्ट लागू ही नहीं हो पाएगा। क्लियर, खत्म कर देंगे जी उसको। संविधान लागू होने के बाद, लागू होने के बाद की विधियां, समझ सकते हैं, आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बात वही होगी, संविधान लागू होने के बाद की विधियां, जो भी विधियां एफआर के असंगत होंगी शून्य मान ली जाएंगी। संविधान बनने के पहले की विधियां, जो भी विधियां एफआर के असंगत होंगी शून्य मान ली जाएंगी। तीसरी बात ये क्या है, आप लिख देंगे इसको, संविधान लागू होने के, यानी कि आपका आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे लिख लो, आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 13(3) क्या कहता है, अब बार बार एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, आप देखिए जरा, विधियां। अब लोग ये नहीं बोलेंगे विधि 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 विधि, तो विधि क्या है फिर, विधि क्या है, तो यहां 13(3) में इसी विधि की व्याख्या की गई, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ को बताया गया, विधि की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ यहां पे किया गया। क्या किया गया यहां पे, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, कि भाई विधि क्या है, कौन बनाएगा विधि, मुझे बताओ विधि क्या है। विधि का अर्थ कानून, कानून क्या होता है, तो कानून वह सभी होता है, कानून वह सभी होता है, जैसे मान के चलो जो किसी आपका क्या कह सकते हैं हम, अधिनियम के थ्रू आया हो, कानून वही तो होगा जो किसी अधिनियम से आया हो, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है वो अध्यादेश से बना हो, राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है ऑर्डिनेंस की, भाई किसी एक्ट से आ सकता है वो, या वो किसी ऑर्डिनेंस से आ सकता है, कोई भी ऑर्डिनेंस, ठीक है, या कोई आदेश जारी हो सकता है, आदेश, ऑर्डर जारी हो सकता है, ऑर्डर, और या कोई नियम बनाया जा सकता है, कोई अलग से कोई आपका, मतलब कि कहने का मतलब है अलग से कोई संस्था बना ली और उसके कुछ नियम हुए, यानी कि एक रूल हो सकता है और रूल से आ सकता है। तो विधि क्या है, विधि का मतलब है वह सभी चीजें जो किसी अध्यादेश, अध्यादेश यानी कि आपका अध्यादेश कौन जारी करते हैं बताओ, राष्ट्रपति साहब, जब संसद की कार्रवाई ना चल रही हो, या राज्य विधानमंडल की कार्रवाई ना चल रही हो, या कोई एक्ट बना के हम कोई कानून बनाएंगे तभी तो हम बताएंगे कि भाई ये चीजें इस तरह से होंगी। तो विधि क्या है, तो विधि है जो किसी अध्यादेश या किसी आपका आदेश, अधिनियम या नियम आदि के द्वारा कुछ समय या अनंत समय के लिए लागू हो, कुछ भी शर्त हो सकती है, हो सकता है थोड़े दिन बाद उसमें कोई रिफॉर्म कर दिया जाए, सुधार कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है वो नियम आपका हमेशा सुधारने की कोई आवश्यकता ना रहे और आपका जीवन पर्यंत या सदा सदा चलता रहे, ऐसा भी तो संभव है, ठीक है। तो विधि की व्याख्या की गई है, और 13(4) इसको इंपोर्टेंट लिखना और इसको हमेशा याद रखना। अब यहां पे कह दिया गया कि संविधान लागू होने के बाद की जो विधियां हैं वो सब क्या हो जाएंगी, अगर फंडामेंटल राइट की बात नहीं कर रही है तो उनको हम शून्य मान लेंगे, शून्य मान लेंगे, यही तो बात की गई। अब मान के चलो, आप यहां पे एक बात सोचो, आप आर्टिकल 368 में क्या बताया गया है, 368 में बताया गया है संविधान संशोधन को, कि भाई किसी चीज को संशोधन करने की हमें आवश्यकता है और वो हम कर सकते हैं। लेकिन जब संविधान संशोधन हुआ, और संविधान संशोधन में जैसे कि हमने किया, आपका संपत्ति के अधिकार को हमने मौलिक अधिकार से हटा लिया, तो वो तो संपत्ति का अधिकार फिर मौलिक अधिकार था, तो वो कैसे हट गया फिर, तो उसके लिए तो क्योंकि इन्होंने तो कहा है कि जी भाई जो हमारे मौलिक अधिकार है वो छीने नहीं जा सकते हैं,
तो मौलिक अधिकार क्या होंगे? असंगत होंगे जी। एफआर की असंगत होंगी, तो मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं क्लास में डायरेक्ट खोल के बोर्ड। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो मैंने बोला कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स हमारा छीन रहा है तो फिर तो भैया वो नहीं हटना चाहिए था, तो फिर कैसे हट गया? तो यहां पे एक क्लॉज दिया गया है कि आपको, आप जानती हैं हर चीज के लिए व्यवस्था की गई है, तो यहां पे व्यवस्था क्या की गई है? संविधान जो संशोधन होगा, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, संविधान संशोधन, बहुत महत्वपूर्ण मार्क करना है इसको, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है, तो सब जानते हैं, को उसको विधि ही नहीं मान रहे हैं, को भाग 3 के संदर्भ में, सिर्फ भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। और ये बात की गई किसमें? केशवानंद भारतीवाद में। इसको नोट कर लेना, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट टू द, ठीक है। तो बात समझ गए? इसके लिए कौन सा वाद है? केशवानंद भारतीवाद। बताओ किस वर्ष में हुआ था केशवानंद भारतीवाद? बहुत सारी चीजें इससे हुई हैं। भारतीवाद, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तो कर दिया फ्री या नहीं, यानी कि मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है या नहीं? आप कहेंगे भैया 13 तो कह रहा है कि वो ऐसा कोई भी कानून या विधि बनेगी जो एफआर के असंगत होगी, यानी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेगी, उसको हम शून्य मान लेंगे। लेकिन वहीं 13(4) में इसका एक्सेप्शन केस भी दे दिया गया कि आर्टिकल 368 से हम जो करेंगे, आर्टिकल 368 से जो भी संविधान संशोधन होगा उसको भाग 3 के संदर्भ में विधि ही मानने से इंकार कर दिया। तो यही तो कहा था विधियां असंगत होंगी, तो विधि मानने से इंकार कर दिया, यानी कि चेंज किया जा सकता है या नहीं। लेकिन उसके लिए क्या होगा? एक विशेष शर्त का ध्यान रखना होगा कि जो हमारा संविधान का मूल ढांचा है वो प्रभावित ना हो। यानी कि प्रस्तावना में अपने आपने पढ़ाना था, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं, थम्स अप करें। मैंने आपको समझाया था कि जैसे कोई ऐसा संविधान संशोधन नहीं होना चाहिए कि हमारी, मान के चलो, आपका जो भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था है उस पर प्रभाव डाले, ठीक है, या हम जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो वहां पर आपका प्रभाव डाले, यानी कि हमारे देश की एकता, अखंडता, ये सब बनी रहनी चाहिए। जो वहां पर समताएं बताई गई हैं, जो न्याय बताए गए हैं, वो प्रभावित नहीं होने चाहिए, और उसको फिर विधि के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित हो रहा है, मूल ढांचा प्रभावित हो रहा है, तो फिर यह भी लागू नहीं होगा, ठीक है। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में यह बात की गई थी। उम्मीद करूंगा आज की क्लास में हमने जो पढ़ा उसको आपने जाना और समझा होगा। अधिकार क्या होते हैं? भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 यूएसए से हमने लिए। अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकार सैद्धांतिक रूप से नैतिक और कानूनी होते हैं, ठीक है। नैतिक पर आपको दंड नहीं मिलता है, कानूनी पर आपको दंड मिलता है। कानूनी अधिकार में पॉलिटिकल और सिविल होते हैं, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होते हैं, नागरिक सभी को प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर हमने जाना संवैधानिक रूप से अधिकार 3 तरह से, प्राकृतिक जो नेचर ने सबको दिए हैं बराबर रूप से, मानवाधिकार जो सिर्फ मानवों को है, विधिक अधिकार जो कानूनों से सिर्फ हमारे देश में या तो मौलिक अधिकार होंगे या फिर आपका वो संवैधानिक होंगे, अर्थात यह सांविधिक होंगे। बात क्लियर थी? फिर हमको क्वेश्चन भी करने हैं। पहली बार मौलिक अधिकारों की जर्नी हमने जानी 1215 में ब्रिटेन में, 1789 फ्रांसीसी क्रांति, 1791 में यूएसए में। यहीं से भारत के एफआर प्रेरित हैं, भारत के फंडामेंटल राइट इसी बिल से क्या है? प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड बाय बिल ऑफ राइट्स। फिर हमने जाना कि भारत में भी उस तरह की मांग उठनी शुरू हुई। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, फिर एनी बेसेंट जी, फिर नेहरू रिपोर्ट में, फिर कराची अधिवेशन में, फिर गोलमेज सम्मेलन में, फिर 1945 में सप्रू कमेटी ने कह ही दिया। तो सप्रू कमेटी ने कहा तो मौलिक अधिकारों के लिए 2 कमेटी बनी, कमेटी एंड सब कमेटी, वल्लभ भाई पटेल और जेवी कृपलानी जी की अध्यक्षता में। अब यहाँ पे मौलिक अधिकारों के हनन पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी संशोधन करेंगे। संशोधन कैसे होगा? 368 में। अब आप समझ ही गए होंगे 368 में उसको क्या बोलेंगे? 13(4) में। कौन सा आर्टिकल है? 13(4) में संशोधन हो सकता है, और आपका क्या बोलेंगे उसको? विधि के अंतर्गत ही नहीं रखा गया है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, मतलब छीन लिए जाते हैं। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय यानी कोर्ट द्वारा ये लागू होते हैं, इनके हनन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं।
सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे किस आर्टिकल से, जरा बताएं? आर्टिकल 32, ठीक है। और आपका हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 से, 226 से, 226 और 32 से। मौलिक अधिकार मुख्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन बात क्या है, जैसे हमने एक सेंटेंस के माध्यम से समझा, कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अधित्याग का सिद्धांत किसको कहते हैं कि एफआर का आप त्याग नहीं कर सकते, यानी जो आपको मौलिक अधिकार मिला है उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। और जब हम आर्टिकल 21 को पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत सारी केस स्टडीज बताऊंगा। अरुणा सानबाग का एक चर्चित केस है भारत में कि कैसे वो एक लंबे समय तक आपका कोमा में रही और उन्होंने सरकार से बोला कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, क्योंकि अब जीवन बहुत मुश्किल है और पीड़ा भरा हुआ है। तो उसके लिए आपका पैसिव यूथेनेशिया का हमारे देश में प्रावधान है। वह क्या है, यूथेनेशिया किन किन देशों में है, आर्टिकल 21 में हम इसको पढ़ेंगे। आच्छादन का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, जैसे कि लॉ बनेगा तो लॉ में जो पार्ट आपका फंडामेंटल राइट्स के लिए वैध होगा उसको लागू रखेंगे और जो अवैध है उसको हटा दिया जाएगा। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हमने जाने, ठीक है। उसके बाद में राज्य की परिभाषा किसमें, 12 में। राज्य के बारे में आप समझ पाए होंगे राज्य क्या है। और राज्य की मतलब ऐसे नहीं अब सोचने लगो कि मेरी साइकिल है ये राज्य है या नहीं है। सिर्फ ये सोचना कि जो जहां पर लोग कार्यरत हों, लोगों के लिए ही तो फंडामेंटल राइट होंगे, दीवारों के लिए, आपका इंजन के लिए थोड़ी ना होंगे। तो आपको सोचना है जिस बॉडी में लोग रहते हों उसको आपको सोचना है ना। आगे आएंगे। एनसीईआरटी स्टेट नहीं है, न्यायालय की बात हमने कर ली सारी। आर्टिकल 13 में जो भी विधियां एफआर के असंगत होंगी, जो डेरोगेशन करेंगी फंडामेंटल राइट का, शून्य मान ली जाएंगी, चाहे संविधान बनने के पहले की हो चाहे संविधान लागू होने के बाद में हो। 13(3) में विधि की व्याख्या की गई और 13(4) में आपका संविधान संशोधन को भाग 3 के संदर्भ में विधि ही नहीं माना जाएगा। बात क्लियर है? थम्स अप कर दें, क्वेश्चन बनाने के लिए आप तैयार हैं? आगे आएंगे। बच्चा जो क्लास में अतिरिक्त बातें करा करे ना उसको मुक्ति दे दिया करो बच्चे को। हमको अच्छे बच्चों की जरूरत है, जो अतिरिक्त बातें करे उसकी आवश्यकता नहीं। बताएंगे दोस्त, निम्न में से कौन राजनीतिक अधिकार है? देखो मैं अपने आप को केंद्र नहीं मानता और मैं बच्चों से ये भी कहता हूँ अगर मैं बोल दूं कि मेरे कहने से दुनिया बदल जाएगी तो दुनिया बिल्कुल नहीं बदलेगी। और जो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भाई हम कोई इस तरह के पुरुष हैं कि दुनिया बदल देंगे हम, तो शायद कहते कि 2-4 माइंडसेट ही बदल पाए। तो मैं कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार हमको है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है, ठीक है, किसी भी धर्म को स्वीकार। सरकार की आलोचना का अधिकार है, हाँ जी। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? बताओ। आर्टिकल 14, 15, 16 और 17, इसमें से बताना कौन कौन से हैं। 14 क्या सब आपका भारतीय नागरिकों को है केवल? नहीं, 14 सभी को है। 15 और 16 ये साथी आपका क्या बोलेंगे, 15 और 16 ये सिर्फ भारतीयों को है, यानी कि विकल्प बी सही होगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? और अगर आप राज्य को नहीं समझते तो ये सीडीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता, मतलब तो हो चुका, भविष्य में भी आएगा तो कर पाएंगे। आगे बताएंगे। यह केवल भारत सरकार को संदर्भित करता है। आर्टिकल 12 में सिर्फ यह बताया गया था भारत सरकार, भारत सरकार और भारत की संसद को केवल शब्द इस्तेमाल। क्या केवल भारत सरकार और भारत की संसद की बात हुई थी? केवल भारत सरकार, भारत की संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडलों को नहीं, यह भारत सरकार, भारत की संसद, सरकारों और भारत के क्षेत्र के भीतर अन्य प्राधिकरण जो लॉ मेकिंग का काम करें। डी आसान है करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? 13 न्यायिक समीक्षा होगी। भाई न्यायिक समीक्षा से तो हमको पता चलेगा कि ये जो कानून इस बना है, इस कानून में आपका जो विधि बनाई गई है वो फंडामेंटल राइट के असंगत है कि संगत है। असंगत है तो शून्य मान ली जाएगी। तो ये आपका आर्टिकल 13 में ये समीक्षा दी गई है। भारत के न्यायिक प्रणाली काफी हद तक स्वायत्त है, ऑटोनोमस है। न्यायपालिका को भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 और के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। 32 और आर्टिकल 13 न्यायिक समीक्षा इसी में बताई गई है। सीपीयू